हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम मॉडर्न हिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट वन ऑफ द कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ महात्मा गांधी डॉक्ट्रिन ऑफ सत्याग्रह। तो जो महात्मा गांधी का सत्याग्रह है उसमें से कौन कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो फॉलो करते हैं और इनमें से कौन सा ऐसा है जो नहीं करता, तो वो है अबेस्टनिज्म। तो ऑप्शन होगा डी, अबेस्टनिज्म यानी कि ब्रह्मचार्य। ये कोई प्रिंसिपल नहीं है सत्याग्रह का, बाकी तीनों हैं जो उनके सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 52। आफ्टर द फेलियर ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी जी लेट एम्फेसाइज ऑन। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में इतनी ज़्यादा हमें सक्सेस नहीं मिली थी, तो उसके फेलियर के बाद गांधी जी कुछ चेंजेस करते हैं और वो चेंजेस आते हैं कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम के थ्रू। तो ऑप्शन होगा सी, कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम। और ये कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स क्या होते हैं, इनमें मेनली ये होता है कि अगर हम कोई इंडिविजुअल चेंज कर रहे हैं यानी कि अपने अंदर कुछ चेंज चाह रहे हैं, तो अपने अंदर हमें ऐसा कुछ काम करना होता है, ऐसी कुछ चीज़ें करनी होती हैं जिसमें सोसाइटी में भी चेंज आए, यानी कि इंडिविजुअल के साथ साथ हमें सोसाइटी में भी चेंज करने होते हैं। ये होता है कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम। तो इसमें ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 53, विद वोम इज़ द स्लोगन डू और डाई एसोसिएटेड। तो जो करो और मरो का नारा है, ये किससे रिलेट करता है, गांधी जी से। तो ऑप्शन होगा डी, महात्मा गांधी। और ये किस टाइम दिया गया था, क्वाइट इंडियन मूवमेंट के टाइम, और ये कब हुई थी, 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 54, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सत्याग्रह कैंपेनिंग गांधी जी डिड नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली। तो कौन सा ऐसा सत्याग्रह है जिसमें गांधी जी ने डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं किया था, वो है राजकोट सत्याग्रह। ऑप्शन होगा ए। बाकी जो तीनों हैं जैसे नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, खेता सत्याग्रह, वाइकॉम, इन तीनों में गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 55, द बारदौली सत्याग्रह वॉज लेड बाय। जो बारदौली का सत्याग्रह वो किससे रिलेट करता है, वल्लभ भाई पटेल से। तो ऑप्शन होगा सी, वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 56, द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल्ड ओवर द क्वेश्चन ऑफ। तो जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें सक्सेस नहीं मिली थी और वो फेल हो गई थी, किस एक कॉमन क्वेश्चन पर आकर सब रुक गए थे, वो था कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। तो ऑप्शन होगा ए, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, 1931 में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 57, द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कांग्रेस इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज। तो कांग्रेस को सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में किसने रिप्रेजेंट किया था, महात्मा गांधी जी ने। तो ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 58, द परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस्ड बाय कॉर्नवालिस इज इन बंगाल इज़ नोन एज। तो जो परमानेंट सेटलमेंट है कॉर्नवालिस ने बंगाल में इंट्रोड्यूस की थी, उसका अदर नेम क्या है, ज़मींदारी सिस्टम। तो ऑप्शन होगा सी, ज़मींदारी सिस्टम। इसी सिस्टम को हम जागीरदारी सिस्टम भी बोलते हैं और इसी का नाम स्थायी बंदोबस्ती भी है। ये तीनों नाम सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 59, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन रूलर टू अप्लाई द वेस्टर्न मैथड टू हिज एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो कौन इंडिया का फर्स्ट रूलर है जिसने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में वेस्टर्न मैथड्स को अपनाया था, यानी कि अपनी चीज़ों को वेस्टर्न मैथड के अकॉर्डिंग रन किया था, तो वो थे टीपू सुल्तान। तो ऑप्शन होगा बी, टीपू सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 60, द कैपिटल ऑफ टीपू सुल्तान वेयर ही डाइड वाइल फाइटिंग द फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर इन 1799 वॉज। तो जो टीपू सुल्तान है फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर जो 1799 में हुई थी, उन लड़ते लड़ते उनकी डेथ हो गई थी। तो उस टाइम प्रेजेंटली उनकी कैपिटल कौन सी थी, श्रीरंगपट्टनम। तो ऑप्शन होगा सी, श्रीरंगपट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 61, हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम डेजिग्नेटेड एज द गवर्नर ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडिया कौन था, वॉरेन हेस्टिंग। तो ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 62, द मास्टर स्ट्रोक ऑफ लॉर्ड वेलेस्ली टू स्टैब्लिश ब्रिटिश पैरामाउंटेसी इन इंडिया वॉज। तो लॉर्ड वेलेस्ली के थ्रू जो ब्रिटिश पैरामाउंटेसी यानी कि एक ब्रिटिशर्स को सुप्रीम पावर इंडिया में बनाने के लिए एक पॉलिसीज़ उन्होंने चलाई थी, यानी कि किस चीज़ का, वो थे सब्सिडरी अलायंस। तो ऑप्शन होगा बी, सब्सिडरी अलायंस। ये सब्सिडरी अलायंस क्या होते थे, हर एक रूलर से एक अलायंस किया जाता था कि आप हमारे अंडर होंगे, हमारी आर्मी आपकी यहाँ पर रहेगी। तो इस तरीके से उन्होंने काफ़ी रूलर्स को अपने अंडर ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 63, द डेथ ऑफ मिलियंस ऑफ इंडियंस इन फ्रिक्वेंट फैमन्स विच विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी वर मेनली ड्यू टू। तो सबसे ज़्यादा अगर हम फैमन देखें इंडिया में तो वो 19th सेंचुरी के अराउंड आए हैं, सबसे ज़्यादा लोगों की डेथ उसी टाइम हुई है। तो उसका एक मेन रीज़न मतलब क्या था, तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो रीज़न यही था कि ब्रिटिशर्स ऐसी पॉलिसीज़ बनाते थे जिसके थ्रू मतलब लोगों की ग्रोथ तो बिल्कुल भी नहीं होती थी, जो उनके पास बचा कुचा है वो भी इतने ज़्यादा टैक्सेस लगाने के बाद उनसे ले लिया जाता था, तो उनकी जो परचेजिंग पावर है बिल्कुल ख़त्म हो गई थी
बहुत ज़्यादा गरीबी आ गई थी, प्राइजेज़ में इतना राइज़ हो गया था, तो पुअर परचेजिंग पावर ऑफ द पीपल ड्यू टू एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड राइज इन प्राइसेस, तो ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 64। हरबिलास सारदा वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन द पैसेज ऑफ द फेमस सारदा एक्ट ऑफ 1930 विच प्रोवाइडेड फॉर, जो सारदा एक्ट ऑफ 1930 है, किससे रिलेट करता है? इसमें बॉय और गर्ल की मैरिज एज को फिक्स किया गया था, तो एक एज लिमिट बना दी गई थी, बॉय के लिए 18 ईयर्स एंड गर्ल के लिए 14 ईयर्स। इससे कम उम्र की शादी, मतलब बच्चों की शादी नहीं कर सकते थे, तो ऑप्शन होगा सी। पेनलाइजेशन ऑफ पार्टीज टू अ मैरिज इन विच द गर्ल वॉज बिलो 14 और द बॉय वॉज बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 65। द नवाब ऑफ अवध हु परमानेंटली ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम फैज़ाबाद टू लखनऊ, तो कौन से नवाब थे अवध के जिन्होंने अपनी कैपिटल को फैज़ाबाद से लखनऊ शिफ्ट कर लिया था? वो हैं अशराफ उद्दौला, तो ऑप्शन होगा सी, अशराफ उद्दौला। नेक्स्ट क्वेश्चन 66। द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन अवध एंड लखनऊ वॉज लेड बाय, तो 1815 की क्रांति के टाइम अवध और लखनऊ में किसका पार्टिसिपेशन था? बेगम हज़ारत महल का, तो ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 67। Queen Victoria's famous proclamation transforming authority from the East Indian Company to the Crown was made from, तो 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडियन कंपनी का रूल हटाकर क्राउन का रूल स्टैब्लिश किया गया था, तो ये जो प्रोक्लेमेशन थी ये कहाँ अनाउंस की गई थी? इलाहाबाद में, तो ऑप्शन होगा डी, इलाहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 68। Govind Dhandu Pant, popularly known as Nana Sahib and one of the principal leader of the revolt of 1857 was the adopted heir and successor of, जो गोविंद धंधु पंत है ये नाम किसका है? नाना साहब का, और नाना साहब को किसने अडॉप्ट किया था? तो वो थे पेशवा बाजीराव सेकंड, तो ऑप्शन होगा ए, पेशवा बाजीराव सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 69। ड्यूरिंग द फर्स्ट 100 years ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पीपल रिसेंटमेंट एंड ऑपोजिशन टू द ब्रिटिश पॉलिसी मेनली सरफेस्ड इन द फॉर्म ऑफ, अगर हम देखें कि फर्स्ट 100 years में जो ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे रूल करने के लिए जो पॉलिसीज़ बनाई थी वो किसके अगेंस्ट थी? वो सबसे ज़्यादा किसानों और जो जनजातियाँ थीं उनके अगेंस्ट थी, तो इनमें ट्राइबल अपराइजिंग्स और पीजेंट्स अपराइजिंग सबसे ज़्यादा थे, तो ऑप्शन होगा डी, बोथ ए एंड बी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 70। द पीजेंट्स मूवमेंट, रिवोल्ट, रॉयट, स्ट्रगल एक्सेट्रा इन द 19th century इंडिया रिमेन मेनली लोकलाइज्ड बिकॉज, जो एक तरह से लोकल पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा रहा है इन मूवमेंट्स में, तो वो क्या था? द ग्रो आउट ऑफ द लोकल ग्रीवेंसेस, तो ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 71। द डेक्कन रॉयट्स ऑफ 1874 to 75 इन महाराष्ट्र वर डायरेक्टली अगेंस्ट, जो डेक्कन रॉयट्स हुए थे 1875 और 4 के अराउंड महाराष्ट्र में, तो वो मेनली किसके अगेंस्ट थे? तो वो थे मनी लेंडर्स के अगेंस्ट, तो ऑप्शन होगा बी, मनी लेंडर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 72। द मेन कॉज ऑफ द ट्राइबल अपराइजिंग ऑफ द 19th century वॉज, तो जो जैसे जातियाँ होती हैं, जनजातियाँ होती थी अलग अलग, वो फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा रहती थी, तो उनके अगेंस्ट ऐसे ऐसे ब्रिटिश रूल्स बना दिए गए थे, तो सबसे ज़्यादा उन्हीं के थ्रू रिवॉल्ट करे गए हैं, तो वो था तो ब्रिटिशर्स के उस टाइम क्या थे रूल्स? तो वो था द ब्रिटिश फॉरेस्ट लॉज, तो ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 73। वन ऑफ द बेस्ट नॉन ट्राइबल रिबिलियन इन बिहार नोन एज उलगुन मीन वॉज लॉन्च बाय द मुंडाज अंडर द लीडर ऑफ, बिहार में एक ट्राइबल था जिन्होंने उस टाइम ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कुछ रिबिलियंस किए थे, तो उसमें बिरसा मुंडा जो थे वो सबसे लीडर थे मुंडा मूवमेंट के, तो ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 74। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइबल रिबिलियन डिड टू ट्राइबल ब्रदर्स कन्नू एंड सिंधु प्रोक्लेम द एंड ऑफ द कंपनीज रूल इन देयर रीजन एंड टू सप्रेस देयर रिबिलियन द गवर्नमेंट हैड टू यूज़ मिलिट्री फोर्सेस, तो जो कन्नू और सिंधु हैं ये कौन से रिबिलियन से रिलेट करते हैं? सांदल रिबिलियन इन बिहार, तो ये चाहते थे कि वहाँ से कंपनी का रूल बिल्कुल हटा दिया जाए और इसी को दबाने के लिए ब्रिटिशर्स को अपनी मिलिट्री फोर्स यूज़ करनी पड़ी थी, तो ऑप्शन होगा डी, संदल रिबिलियन इन बिहार 1855 to 56। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 75। वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड द बेस्ट नॉन म्यूटेंट्स बिफोर द रिवोल्ट ऑफ 1857, अगर हम 1857 के रिवोल्ट से पहले, क्रांति से पहले देखें तो बेस्ट जो म्यूटेंट थी वो कहाँ की थी? वो थी इंडियन सोल्जर म्यूटेंट एंड वेलूर की, तो 1806।
तो ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 76। द फर्स्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया फाउंडेड इन 1891 वॉज। जो फर्स्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन थी इंडिया में वो कब फाउंड हुई थी? 1891। और उस सोसाइटी का नाम क्या था? लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ कलकत्ता। तो ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं मैच द पर्सन्स लीडर्स ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड द प्लेसेस एंड इवेंट विद विच दे वर एसोसिएटेड। तो हमें लिंक करना है। मंगल पांडे किससे लिंक करते हैं? एट बरकपुर ही रिफ्यूज टू यूज़ द ग्रेस कार्टेज एंड किल द एजेंट। नेक्स्ट है बहादुर शाह, किससे रिलेट करते हैं? तो ये होगा प्रोक्लेम द किंग एम्परर ऑफ इंडिया इन दिल्ली। नेक्स्ट नाना साहिब क्या है? प्रोक्लेम हिमसेल्फ एज पेशवा एट कानपुर एंड जॉइंड हिम एज अ एबल जनरल तात्या टोपी। रानी लक्ष्मीबाई प्रोक्लेम द रूलर एट झांसी एंड बिजरेस खादर ये हैं प्रोक्लेम द। नेक्स्ट होगा ये, तो ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 78। After the initial success of the revolt of 1857, the objective for which the leaders of revolt worked was। अगर हम देखें कि 1857 से पहले तो जो लीडर्स थे वो किस चीज़ के लिए, किस चीज़ के अगेंस्ट खड़े हो रहे थे? तो वो था, वो चाहते थे कि जो फॉरेन रूल है वो हट जाए। तो एलिमिनेशन ऑफ फॉरेन रूल एंड रिटर्न टू द ओल्ड ऑर्डर। तो ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 79। द रिवोल्ट ऑफ 1857 फेल्ड मेनली बिकॉज। जो 1857 की क्रांति है उसमें हमें इतनी सक्सेस नहीं मिली, वो फेल हो गया। एट द एंड हमारे ऊपर क्राउन का रूल इस्टेब्लिश हो गया। तो उसका क्या रीज़न रहा होगा? इट वॉज पोअरली ऑर्गेनाइज एंड द रिबल्स हैड नो कॉमन आइडियल। किसी का भी एक कॉमन मुद्दा नहीं था और अच्छे से कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं था। तो ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं मैच द फॉलोइंग पॉपुलर मूवमेंट विद द रीजन्स वेयर दे टुक प्लेस। तो वाभाई मूवमेंट कहाँ पर हुई है? ये हुई है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस में। कूका मूवमेंट कहाँ पे हुई है? पंजाब में। मोपला कहाँ पे हुई है? केरला में। एंड फटके कहाँ पे हुई है? महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 81। द अर्लीस्ट नेशनलिस्ट टू कमिट पॉलिटिकल डिकॉइट्स अ फीचर ऑफ द लेटर रिवोल्यूशनरी मूवमेंट फोर्स। तो ये किसने स्टार्ट की थी? वासुदेव बलवंत फटके ने। तो ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 82। द ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसी इन इंडिया प्रूव्ड मोस्ट रुइन फॉर इंडिया। अगर हम देखें कि ब्रिटिश की जो पॉलिसीज़ थी कहीं ना कहीं वो एग्रीकल्चर के लिए भी ठीक थी, ट्रेड के लिए भी ठीक थी, इंडस्ट्री के लिए भी ठीक थी, बट जो हमारे इंडिया का हैंडीक्राफ्ट था वो ब्रिटिशर्स ने कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया था। तो इसमें ऑप्शन होगा डी, हैंडीक्राफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 83। इंडियन हैंडीक्राफ्ट रैपिडली डेक्लाइन ड्यू टू। तो क्या रीज़न रहा है कि वो कंटिन्यू डेक्लाइन होता गया? तो सबसे पहला रहेगा लैक ऑफ पैट्रोनेज, ठीक है, क्योंकि उसके अगर हम देखें कि ब्रिटिशर्स के अपने माल इतने ज़्यादा आ गए थे ना मार्केट में, तो कोई इंडिया का माल खरीदना ही नहीं चाहता था। नेक्स्ट ग्रोइंग क्रेज़ फॉर इम्पोर्टेड गुड्स, स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम द मशीन मेड गुड्स ऑफ इंग्लैंड। तो इसमें ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 84। द मेन एक्सपोनेंट ऑफ द थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ वॉज। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी हमें किसने दी है? दादा भाई नौरोजी ने। तो ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 85। After 1893, when complete ban was imposed on all commercial activity of the company, India was left open to exploitations by। अगर हम देखें कि 1893 के बाद जो कंपनी है उसकी सारी कमर्शियल एक्टिविटीज़ बंद कर दी गई थी, पर फिर भी इंडिया का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। किसके थ्रू? जो ब्रिटिशर्स मर्चेंट्स थे, इंडस्ट्रियलिस्ट कैपिटलिस्ट क्लास थी, उनके थ्रू। तो ऑप्शन होगा सी, ब्रिटिश मर्चेंटाइन इंडस्ट्रीज कैपिटलिस्ट क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 86। आफ्टर द रूइन ऑफ द इंडियाज ट्रेड इंडस्ट्रीज एंड हैंडीक्राफ्ट द बर्डन ऑफ टैक्सेशंस इन इंडिया हैड टू बी मेनली बॉर्न बाय। जो सबसे ज़्यादा टैक्स किस क्लास ने पे किया है वो है पीजेंट्री। किसानों के ऊपर इतना ज़्यादा टैक्स लगाया जाता था ब्रिटिशर्स के थ्रू कि कुछ भी ग्रोथ नहीं थी। तो ऑप्शन होगा बी, पीजेंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 87। द सिंगल बिगेस्ट आइटम ऑफ ब्रिटिश कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन इंडिया वॉज। अगर हम देखें कि इंडिया ब्रिटिशर्स ने इंडिया में क्या एक ऐसी इन्वेस्टमेंट की गई है जो बहुत बिगेस्ट है, तो वो है रेलवे।
तो ऑप्शन होगा ए। वो भी ब्रिटिशर्स ने अपने फ़ायदे के लिए इन्वेस्टमेंट की थी, ताकि वो अपने सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकें, ताकि जो सामान जहाँ पर फैक्ट्रीज़ हैं पोर्ट के थ्रू बहुत इजीली पहुँच जाए, तो वो भी उनके फ़ायदे के लिए किया गया। तो ऑप्शन होगा ए, रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 88। द न्यू प्रोलेट क्लास विच इमर्ज्ड इन इंडिया ऑन अकाउंट ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी कंसिस्टेड ऑफ। तो कौन सी ऐसी क्लास है जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ के थ्रू इमर्ज होती गई, उनमें उनकी पॉलिसीज़ में इमर्ज होती गई? तो वो मनी लेंडर्स भी थे, लैंड लॉर्डर्स भी थे और ट्रेडर्स भी थे। तो ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मैच द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्म ऑफ मॉडर्न इंडिया विद द रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड बाय देम एंड द ईयर ऑफ देयर फाउंडेशन। तो राजा राम मोहन राय किससे रिलेट करते हैं? ब्रह्मो समाज से, 1828। देवेंद्र नाथ टैगोर किससे रिलेट करते हैं? तत्वबोधनी सभा से, 1839। केशव चंद्र सेन किससे रिलेट करते हैं? ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, 1860। एंड एम जी रनाड़े प्रार्थना समाज, 1867। एंड दयानंद सरस्वती आर्य समाज, 1875। तो ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मैच द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्मर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया विद द इंस्टीट्यूशन दे फाउंडेड इंक्लूडिंग ईयर ऑफ देयर फाउंडेशन। तो विवेकानंद किससे रिलेट करते हैं? वो रिलेट करते हैं रामकृष्ण मिशन, 1887 से। HP बाल्स्काय किससे रिलेट करते हैं? थियोसॉफिकल सोसाइटी, 1882 से। सर सैयद अहमद खान, ये है अलीगढ़ मूवमेंट से रिलेट करते हैं, 1875। मिर्ज़ा गुलाम अहमद, ये किससे रिलेट करते हैं? अहमदिया मूवमेंट, 1891 से। एंड एनी बेसेंट किससे रिलेट करती हैं? सेंट्रल हिंदू कॉलेज वाराणसी, 1898 से। तो ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मैच द फॉलोइंग्स। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं ये मैच द फॉलोइंग्स वाले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इनमें ही सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, तो इनकी प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा करनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मैच द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्मर्स विद द पॉइनरिंग रिफॉर्म दे इंट्रोड्यूस्ड। तो राजा राम मोहन रॉय हैं जो, उन्होंने सबसे ज़्यादा किसके लिए वर्क किया है? तो उन्होंने वर्क किया है, अगर हम देखें इसमें, तो एबॉलिशन ऑफ सती के लिए। केशव चंद्र सेन ने किसके लिए वर्क किया है? अबॉलिशंस ऑफ पर्दा एंड द चाइल्ड मैरिजेस के लिए। दयानंद सरस्वती ने किसके लिए वर्क किया है? अपोज्ड अनटचेबिलिटी के लिए। और विवेकानंद ने किया है सोशल सर्विस एंड सोशल सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी के लिए। डी के कर्वे ने किसके लिए किया है? विडो रीमैरिज के लिए। तो ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 92। अ 19th सेंचुरी सोशल रिफॉर्मर हु इज़ रिगार्डेड एज द ब्रिज बिटवीन द पास्ट एंड द फ्यूचर इज़। अगर हम 19th सेंचुरी का सबसे ज़्यादा जो सोशल रिफॉर्मर रहा है, उन्होंने पास्ट और फ्यूचर के में एक ब्रिज बना के रखा था, तो वो थे राजा राम मोहन रॉय। तो ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 93। Which of the following was not a common social reform attempted by all the Hindu social reformer of the 19th century? ज़्यादातर जो सोशल रिफॉर्मर्स थे उनके कुछ कॉमन इश्यूज़ रहते थे, कुछ कॉमन मुद्दे रहते थे जिन पे वो अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाते थे, प्रमोट करते थे लोगों में। पर कुछ के लिए अनटचेबिलिटी वो एक ऐसा नहीं था कि सब में कॉमन हो, तो वो कुछ ही लोग थे जो अनटचेबिलिटी के लिए प्रमोट करते थे लोगों को कि ये गलत चीज़ है, ये हट जानी चाहिए। तो ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 94। दिस सोशल रिफॉर्मर मोस्ट अर्डेंटली वर्क फॉर द रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ द डिप्रेस्ड क्लास बिफोर गांधी जी केम ऑन टू द सीन। तो इससे पहले अनटचेबिलिटी के लिए किसने वर्क किया है? ज्योतिबा फुले ने। तो ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर से मैच करना है। अबॉलिशन ऑफ सती, तो सती के लिए कब रूल बना था? 1829 to 30 में। लीगलाइजेशन ऑफ रीमैरिज ऑफ विडोज़, तो विडोज़ के लिए कब बना था? 1856 में। अबॉलिशन ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड्स कब बना था रूल? 1804 में। एंड अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी के लिए 1843 में। तो ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, टू ग्रेट सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर ऑफ द 19th सेंचुरी who provided inspiration to the Indian national movement were। तो कौन से ऐसे सोशल रिफॉर्मर हैं 19th सेंचुरी के जो इंडियन नेशनल मूवमेंट को इंस्पायर करते हैं? वो हैं दयानंद सरस्वती एंड विवेकानंद। तो ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 97। द सोशल रिफॉर्मर ऑफ महाराष्ट्र हु बिकम फेमस बाय हिज पैन नेम लोकहितवादी। तो लोकहितवादी किसका मतलब एक तरह से उन्हें एक उपाधि दी गई थी, टाइटल दिया गया था, वो दिया गया था गोपाल हरि देशमुख को। तो ऑप्शन होगा सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 98, हु प्लेड सॉक्रेट्स टू द फर्स्ट जनरेशन ऑफ द इंग्लिश एजुकेटेड यंग मैन ऑफ बंगाल। तो यंग मैन ऑफ बंगाल की जो एक उपाधि है वो किसको दी गई थी, हेनरी विवियन डोरजी को। तो ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 99, द मेन कॉज फॉर द इंस्टेंट पॉपुलैरिटी ऑफ द आर्य समाज वॉज दैट। तो एक इंस्टेंट जो पॉपुलैरिटी मिली थी आर्य समाज को, जो कि दयानंद सरस्वती के थ्रू चलाया गया था, तो वो क्या था, इट कंबाइंड द ऑपोजिशन टू द इविल प्रैक्टिसेस ऑफ हिंदुइज्म विद एन एग्रेसिव असर्शंस ऑफ द सुपरियरिटी ऑफ वैदिक रिलीजन एंड इंडियन थॉट ओवर ऑल अदर फेथ्स। तो ऑप्शन होगा सी। आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं 100, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कूका मूवमेंट इन द पंजाब वर। जो कूका मूवमेंट पंजाब में चलाई गई थी उसके ऑब्जेक्टिव क्या थे। उनके मेन ऑब्जेक्टिव ये थे कि जो सिख रिलीजन की एक प्योरिटी है उसको कंटिन्यू करके रखना और एक रिवाइवल करना सिख सवरिजनिटी में। तो ऑप्शन होगा सी, बोथ ए एंड बी। तो हमारे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। इफ़ यू लाइक द वीडियो तो प्लीज़ शेयर and subscribe the channel. Thank you.